जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो दोस्तों, आज के लेटेस्ट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज़ में जानेंगे कुछ देश और दुनिया की चुनिंदा महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 10 सितंबर 2021 और दिन हो चुका है शुक्रवार। तो आज के मुख्य समाचार और महत्वपूर्ण खबरों में है आज से गणेशोत्सव प्रारंभ, लेकिन कई स्थानों पर पंडाल को परमिशन नहीं। दूसरी खबर आ रही है गुजरात से, इस बार झूमेगी नवरात्रि। गुजरात में 400 लोगों को एक साथ गरबा खेलने की है परमिशन। और आज है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, जानेंगे इसके बारे में। उसी के साथ ही जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल और भारत के मौसम का अगले 24 घंटे का पूर्वानुमान। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो देखते हैं पहले बड़े समाचार। कई राज्यों के राज्यपाल बदले, गुरमीत सिंह उत्तराखंड के तो रवि होंगे तमिलनाडु के नए राज्यपाल। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को बृहस्पतिवार को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। यह पद बेबी रानी मौर्य के इस्तीफा देने के बाद खाली हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह सेना के उप प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मौर्य का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और सिंह को राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया। कई पदकों से सम्मानित अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सिंह लगभग 4 दशकों की सेवा के बाद फरवरी 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे। इनको गवर्नर बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने सेना में अपनी सेवा के दौरान सेना के उप सहायक जनरल और कश्मीर में नियंत्रण रेखा की निगरानी करने वाली 15वीं कोर के कोर कमांडर के पद पर काम किया था। वह सैन्य संचालनों के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में चीन से जुड़े परिचालन और सैन्य रणनीतिक मुद्दों को भी संभाल रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह सेना में रहने के दौरान 1 दशक से अधिक समय तक कोई विशेषज्ञ समूहों, संयुक्त कार्य समूहों, वार्षिक संवादों और चीन अध्ययन समूह की बैठक में हिस्सा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल दूसरे देशों पर आतंकी हमलों के लिए नहीं होना चाहिए। तो ब्रिक्स से ये खबर आई है, देखते खबर में क्या है। 5 देशों के प्रभावशाली समूह ब्रिक्स ने गुरुवार को कहा कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल अन्य देशों के खिलाफ आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसने आतंकवादियों के सीमा पार से आवागमन सहित सभी तरह के आतंकवाद से लड़ने का दृढ़ आह्वान किया है। समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान की स्थिति सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श भी किया। भारत की मेजबानी में आयोजित शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने भाग लिया था। अगले समाचार की और अगले समाचार में है आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ी। सीबीडीटी ने 3 महीने बढ़ाई समय सीमा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से खबर है। आयकर विभाग की वेबसाइट में आ रही परेशानियों की वजह से रिटर्न दाखिल करने का इंतजार कर रहे आयकर दाताओं के लिए अच्छी खबर है। आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने असेसमेंट वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 21 दिसंबर कर दी है। पहले यह तारीख 30 सितंबर थी। दरअसल वेबसाइट में आई गड़बड़ियों की वजह से करदाताओं के लिए अपना रिटर्न भरना काफी मुश्किल हो रहा था। यह मौजूदा वित्त वर्ष में दूसरी बार है जब ऐसे करदाताओं के लिए जिनकी खातों का ऑडिट जरूरी नहीं होता, आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा को बढ़ाया गया है। इससे पहले कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था। अंतिम तारीख को बढ़ाने की जानकारी देते हुए आयकर विभाग ने ट्वीट किया कि असेसमेंट वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट को भरने में आ रही मुश्किलों को देखते हुए सीबीडीटी ने आईटीआर और ऑडिट रिपोर्ट भरने की आखिरी तारीखों के लिए एक बार फिर बढ़ाया है आखिरी तारीखों को। ये खबर अच्छी है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है लव जिहाद पर केरल के पादरी का बड़ा बयान। कहा, गैर मुस्लिमों को खत्म कर अपना धर्म फैलाना चाहते हैं, जिहादियों का मकसद है। विवादित बयान आया है। केरल में एक कैथोलिक बिशप
मार जोसेफ कल्लारनक्कट ने आरोप लगाया कि जिहादी प्रेम जाल या किसी अन्य माध्यम के जरिए अन्य धर्मों की महिलाओं का आतंकी गतिविधियों या पैसों की उगाही के लिए गलत इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि लव जिहाद सिर्फ एक प्रेम विवाह नहीं है, बल्कि यह एक युद्ध की रणनीति है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए जिहादियों को भारत जैसे देश में लगता है कि हथियार उठाकर दूसरों को समाप्त करना आसान नहीं है और इसलिए दूसरे हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिहादियों का उद्देश्य गैर मुस्लिमों को समाप्त करना और अपना धर्म फैलाना है। तो केरल के कैथोलिक बिशप जोसेफ कल्लारनक्कट ने यह विवादित बयान दिया है जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कृषि सुधारों से किसानों के जीवन में क्रांति आएगी। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी रहने के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए कृषि सुधारों से देश के किसानों के जीवन में क्रांति आएगी। हालांकि उन्होंने वर्तमान आंदोलन एवं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के बयानों पर यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि देश में अभी अपनी राय रखने के लिए वह स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि जब तक निजी निवेश एवं कठिन परिश्रम साथ नहीं आते तब तक कोई भी क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब निजीकरण को बढ़ावा दिया है केंद्रीय मंत्री ने और इसी के रिलेटेड ये खबर आई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है पार्टियों को अभी चुनाव प्रचार रोकने को कहेंगे किसान संगठन, शुक्रवार को है बैठक। केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है ताकि उन पर पंजाब विधानसभा चुनाव की घोषणा होने तक चुनावी प्रचार न करने का दबाव डाला जा सके। भारतीय जनता पार्टी को इस बैठक के लिए नहीं बुलाया गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। जमहूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू ने इसकी पुष्टि करते हुए गुरुवार को कहा कि किसान संगठनों ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है गणेश चतुर्थी 2021, बॉलीवुड सितारों ने दी गणेशोत्सव की शुभकामनाएं। या दोस्तों, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आ रही हैं बॉलीवुड से सभी के लिए। 10 सितंबर से गणेश उत्सव का पर्व शुरू हो गया है। इस त्योहार को विशेष तौर पर महाराष्ट्र में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। उनकी 10 दिन की पूजा अर्चना होती है। ऐसे में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी धूमधाम से अपने घर पर बप्पा को लेकर आते हैं। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए फैंस को शुभकामनाएं भी देते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध से न कोई संदेश न कोई व्यापार, करनाल के आम लोग हैं परेशान। करनाल लघु सचिवालय के बाहर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध है। इस वजह से स्थानीय निवासी, दुकानदार, व्यापारी आदि लोगों के लिए बहुत परेशानी होने लगी है। न कोई संदेश मिल पा रहा है और न ही पैसों का लेन देन हो रहा है। दरअसल हरियाणा के 5 जिलों करनाल, जिंद, पानीपत, कैथल और कुरुक्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं पर पहले ही रोक लगी हुई थी। हालांकि 4 जिलों में सामान्य रूप से नेट चालू हो चुका है, लेकिन करनाल में अभी भी इंटरनेट सेवाओं पर रोक बरकरार है। स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक इस समय हर कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है। 50% ग्राहक के पास नकदी नहीं है। ग्राहक लौट जाते हैं। जिन्हें हम जानते हैं उन्हें तो उधारी पर सामान दे देते हैं, लेकिन अनजान लोगों को उधार कैसे दे। हालांकि जिन दफ्तरों और घरों में वाईफाई लगा हुआ है वही इंटरनेट चलाने में सक्षम है। इसके अलावा हर कोई बस अपने फोन को निहार ही रहा है। तो ये करनाल से खबर आ रही है। इंटरनेट सेवाएं सरकार की तरफ से बंद कर दी गई है, तो बच्चों की भी पढ़ाई में काफी बुरा असर पड़ा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है अवैसी ने कहा अखिलेश और मायावती की नासमझी से नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने। तो AIMIM के हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी का बड़ा बयान आया है। अपनी पार्टी को जीत दिलाने के विश्वास से यूपी विधानसभा चुनाव में हाथ आजमा रहे हैं अवैसी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने बुधवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव एवं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की नासमझी की वजह से बने हैं। अवैसी ने उत्तर प्रदेश के अपने दौरे के दूसरे दिन बुधवार को उन विरोधियों
और आरोपों को खारिज किया, जिसमें उन्हें राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में वोट काटने वाले के रूप में पेश किया गया था। अयोध्या के रुदौली से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के अभियान की शुरुआत करने के एक दिन बाद अवैसी सुल्तानपुर जिले के अदौरा गांव में बुधवार को एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में अवैसी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज मुसलमान जान चुका है कि कई पार्टियां उनके वोट तो ले लेती है, लेकिन उनका नेता नहीं बनाती है और न ही पार्टी में उनकी कोई इज्जत होती है। इससे पहले अवैसी ने जनसभा में कहा कि कहा जाता है अवैसी लड़ेगा तो वोट काट देगा। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, तालिबान ने महिला मंत्रालय हटाया, संयुक्त राष्ट्र निकाय ने कहा यह संधि का उल्लंघन। लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई संयुक्त राष्ट्र महिला ने अफगानिस्तान में सरकार के संस्थानों से महिला मंत्रालय को हटाने के तालिबान के फैसले की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यवाहक प्रमुख प्रमीला पैटन ने एक बयान में कहा कि मैं सरकार के संस्थानों में महिला मंत्रालय को शामिल नहीं करने के स्पष्ट निर्णय से निराश हूँ। ऐसे मंत्रालय दुनिया भर में पाए जाते हैं और महिलाओं के मानवाधिकारों के सम्मान को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए सरकारों की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। अब ऐसा मंत्रालय नहीं है। अफगानिस्तान और एक कदम पीछे हो गया है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, जीन्स और टी शर्ट पहनकर आए तो होगी कार्रवाई, बागेश्वर डीएम का फरमान। उत्तराखंड से आ रही है खबर। उत्तराखंड में बागेश्वर जिला अधिकारी ने अपने जिले के सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे कार्यालय में जींस और टी शर्ट पहनकर न आएं और अगर बागेश्वर जिला का कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने सरकारी कार्यालय में जींस और टी शर्ट पहनकर आता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर जिला के सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को जिला अधिकारी के इस निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया है। जिला अधिकारी के आदेश में कहा गया कि जिला स्तरीय बैठकों में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ड्रेस कोड का पालन नहीं करने के मामले सामने आए हैं और कई कर्मचारियों तथा अधिकारियों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने जींस तथा टी शर्ट पहनकर बैठक में भाग लेते हुए प्राय देखा गया है। जिला अधिकारी के आदेश में कहा गया है कि जींस और टी शर्ट पहनना राजकीय कर्मचारी होने के नाते शोभा नहीं देता तथा इससे कार्यालय प्रबंधन की छवि तो खराब होती ही है, साथ में समाज में गलत संदेश भी जाता है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, यूपी में 50 साल के ऊपर के अनफिट और भ्रष्ट पुलिस वालों की होगी छटनी, होंगे जबरन रिटायर। उत्तर प्रदेश से ये खबर आ रही है। इस साल मार्च में 50 साल पूरे करने वाले उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जो अक्षम और अनुशासित और भ्रष्ट पाए जाएंगे उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। इस संबंध में नए आदेश अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी स्थापना संजय सिंघल द्वारा जारी किए गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आदेश में यह कहा गया है कि पुलिस विभाग अध्यक्षों और जिला पुलिस प्रमुखों को कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उन्होंने आदेश में कहा कि 31 मार्च 2021 तक 50 वर्ष की आयु तक के सभी पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग उनके प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। अक्षम, अनुशासनहीन और भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों से इस नीति पर जोर दिया है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने स्पष्ट किया कि यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि 50 साल के ऊपर के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग से संबंधित आदेश साल 1985 से लागू है और यह अन्य विभागों और केंद्र सरकार की इकाइयों में भी किया गया है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, कोविड-19 24 घंटे में 43,263 नए मामले सामने आए, 338 लोगों की हुई है मौत। देश भर में पिछले 24 घंटे में 43,263 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 338 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40,567 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश भर में अब तक कोरोना संक्रमण की कुल संख्या बढ़कर 3,31,39,981 हो गई है। वहीं एक्टिव मामले 3,93,614 है। इस संक्रमण से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर
4,41,749 हो गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है इकबाल सिंह लालपुरा बने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। सूत्र के हवाले से जानकारी आई है। दोस्तों, पूर्व आईपीएस अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। लालपुरा अब तक भाजपा के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे थे, जो अल्पसंख्यक सिख समुदाय से आते हैं। लालपुरा 1992 में अल्पसंख्यक आयोग को विधायी शक्ति मिलने के बाद के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे सिख हैं। इससे पहले 2003 में तरन लोचन सिंह आयोग के अध्यक्ष बने थे। ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के ही व्यक्ति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। लालपुरा ने पहले गैरुल हसन रिजवी आयोग के अध्यक्ष थे, लेकिन जिनका कार्यकाल पिछले साल मई में पूरा हो गया था। आयोग की वेबसाइट के अनुसार फिलहाल आयोग में एकमात्र सदस्य आतिफ रशीद है, जो उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 5 सदस्यों के पद खाली है। आयोग में अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य होते हैं। पिछले महीने दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि 30 सितंबर तक अल्पसंख्यक आयोग में सदस्यों के खाली पदों को भरा जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आईआईटी कानपुर ने विशिष्ट छात्र पुरस्कार से किया सम्मानित। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आईआईटी कानपुर ने विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया है। वैष्णव ने 1994 में कानपुर आईआईटी से एमटेक किया था। मंगलवार को ट्वीट में आईआईटी कानपुर के निदेशक अभय करंदीकर ने ऐलान किया था कि संस्थान ने अपने पूर्व 11 छात्रों को विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया है। रेल मंत्री ने सम्मानित होने जाने पर, नवाजे जाने पर आईआईटी कानपुर का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है धनबाद न्यायाधीश की मौत मामले में सीबीआई ने इनाम की राशि की दोगुनी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बुधवार को झारखंड में धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत से जुड़ा अहम सुराग देने पर इनाम की राशि को दुगुना कर 10 लाख रुपए कर दिया है। न्यायाधीश को 28 जुलाई को ऑटो रिक्शा से टक्कर मारी गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई। सीबीआई ने सिटी सेंटर, बैंक मोड़ और रणधीर वर्मा चौक जैसे शहर के कई स्थानों पर इनाम बढ़ाने की घोषणा करते हुए पोस्टर लगाए। जहां घटना हुई थी, पोस्टर में लिखा है, अपराध से जुड़ी सार्थक जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। देखते अगली खबर। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है आज। अभी खत्म करना चाहते थे जिंदगी, लेकिन काउंसलिंग के बाद कोई चला रहा है रेस्टोरेंट, तो कई बने सफल किसान तो कुछ प्रमोशन पाकर उच्च पदों पर कर रहे हैं काम। जी हाँ दोस्तों, आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पर जो भी लोग सुसाइड करने जाते हैं या तो डिप्रेशन में होते हैं, उनके साथ काउंसलिंग की जाती है। उसके बारे में यह दिवस मनाया जाता है। उसके बाद कई कहानियां हमारे सामने आती है कि जो पहले सुसाइड करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद वह काफी सफल बने। तो इसी के रिलेटेड ये खबर आई थी कि मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है। इसका मकसद बढ़ रहे तनाव और लाइफस्टाइल में बदलाव के चलते सुसाइड के केसों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए जागरूकता को फैलाना है। कभी सुसाइड की कोशिश करने वाले लोग काउंसलिंग और अपने नजदीकियों के समझाने के बाद अब खुशहाल जीवन जी रहे हैं। माहिरों के मुताबिक समस्या के बारे में सिर्फ बात करने से ही हल मिल जाता है। साथ ही समय की मांग के अनुसार साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड भी अहम बन रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है 400 लोगों को एक साथ इस बार गरबा खेलने की परमिशन। राज्य सरकार ने शर्तों के साथ धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों को दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात से खबर आ रही है। कोरोना के कारण गुजरात में पिछले साल गरबा का आयोजन नहीं हुआ था। सरकार ने इस साल नवरात्रि में गरबा के कार्यक्रमों को मंजूरी देने की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार ने गायक, बैंड बाजा और डीजे को सार्वजनिक कार्यक्रम करने की छूट देने का निर्णय लिया है। आगामी दिनों में गणेशोत्सव और नवरात्रि कार्यक्रम आयोजित करने की सरकार ने मंजूरी भी दी है। गृह विभाग ने इस संदर्भ में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें खुले आयोजनों में 400 लोग और बंद हॉल में आयोजित कार्यक्रमों में क्षमता 50% और अधिकतम 400 लोगों की मौजूदगी में
कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। रिहायशी इलाकों में शेरी गरबा के अलावा कमर्शियल गरबा आयोजन को भी मंजूरी मिल सकेगी। इसके अलावा मां का जागरण, पूजा, आरती, दर्शन और प्रसाद वितरण कार्यक्रम भी आयोजित हो सकेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर शुरू, नागपुर में भी दुकानों का समय बदला, खतरा नागपुर में भी यथावत। 10 सितंबर से शुरू होने जा रहे गणेशोत्सव के बीच मुंबई में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनकर ने तो यहाँ तक की कह दिया है कि मुंबई में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। सितंबर के पहले हफ्ते में मुंबई में कोरोना के कुल मामलों में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले हफ्ते के दौरान यहाँ 2939 नए मामले सामने आए हैं। अगस्त के पहले हफ्ते से इसकी तुलना करें तो यह आंकड़ा तकरीबन 18% ज्यादा है। 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच मुंबई में 2413 नए मामले सामने आए थे। आपको बता दें कि बीएमसी ने यह चेताया है कि अगले 15 दिन बहुत अहम साबित होने वाले हैं। बीएमसी ने गणेशोत्सव के दौरान गणेश पंडालों में भक्तों के जाने पर पाबंदी लगा दी है। नागपुर में भी कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। यहाँ भी दुकानों के खुलने का समय बदल दिया गया है, तो दुकानों के खोलने के समय में बदलाव किया गया है। अब यहाँ नागपुर में सिर्फ 4 बजे शाम तक ही दुकानें खुल सकेंगी। देखते अगले समाचार, तो अगले समाचार में जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल, क्या है सोने का भाव। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं में गिरावट देखी जा रही है। सोना अक्टूबर का वायदा दोपहर 12:30 बजे कल 161 रुपए की गिरावट के साथ 46,877 रुपए 10 ग्राम पर था। इसी बीच चांदी का दिसंबर वायदा 441 रुपए की गिरावट के साथ 63,742 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कल करता हुआ दिखाई दिया है। तो अब जानेंगे भारत के मौसम का पूर्वानुमान। आखिर भारत का अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उड़ीसा के कुछ हिस्सों और तेलंगाना के 1 या 2 हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, आंतरिक उड़ीसा, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इसी के साथ तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, लक्षद्वीप में भी छिटपुट हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज की बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण और चुनिंदा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द सीएमएम न्यूज 24/7 और इसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की न्यूज अपडेट आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगली न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।